हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये कंप्लीट चैप्टर हम देखने वाले हैं। इसमें हम आज क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहले अध्याय एक नज़र में। एक नज़र में क्या रहेगा? पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ तीन तरीके के रहते हैं, ठोस, द्रव और गैस रहते हैं। ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है, कोई बहाव नहीं होता, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? आकर्षण बल इनमें ज़्यादा होता है। दूसरा क्या देखेंगे? द्रव। कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन होता है और इसका बहाव होता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कम होता है ठोस से। गैस में अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन और बहाव बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। ये आज हम देखने वाले हैं। आगे, कण अत्यंत पास पास होते हैं। ठोस में जो कण रहते हैं वो पास पास होते हैं। संपीड़ितता ठोसों की नगण्य होती है, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता है। कणों के बीच में रिक्त स्थान इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है ठोस की अपेक्षा, और संपीड़ितता ठोसों से थोड़ी सी इसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है। गैस में देखते हैं तो कणों में बहुत रिक्त स्थान ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से गैस के पार्टिकल हैं वो दूर दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है। इसी वजह से जो एलपीजी गैस होती है उसको संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। वो एक नज़र में था कि क्या क्या हमको आज पढ़ना है। अब पहला टॉपिक दे रखा है अपने को, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ है विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी जो वस्तु है वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। चाहे आपके पास टेबल हो, मेज हो, पेन है, किताब है, पेंसिल है, मोबाइल फ़ोन है, हर चीज़ में क्या है? पदार्थ है। किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ये पदार्थ स्थान घेरता है, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। सतत नहीं है का मतलब क्या हुआ? कि ये मतलब अकेले किसी हिस्से में भाग नहीं ले सकता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण देख लेते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। अब गति कर रहे हैं तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे कण अत्यधिक तेजी से गति करने लगेंगे। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये हम अभी देख चुके हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप पाया जाता है, कुछ ना कुछ स्थान पाया जाता है। यही स्थान ठोसों में कम होता है और द्रव में ठोस से ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, आप चाय बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं या फिर नींबू पानी बना रहे हैं, तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यानी पानी में आपने घोला है किसी चीज़ को, पानी में आप नींबू घोलते हैं, तो पानी के बीच में जो गैप है उसके बीच में नींबू का जो रस है वो चला जाता है, जिस वजह से नींबू पानी तैयार हो जाता है, और उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं भौतिक प्रक्रिया द्वारा। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब इसी प्रोसेस से हम बता सकते हैं कि पदार्थ में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिस वजह से नींबू का रस था वो पानी के कणों के बीच में चला गया। अगला क्या है? अगला है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसी वजह से कोई ना कोई कंपाउंड या फिर तत्व बन पाता है। ठीक है, जुड़ा रहता है या कोई ना कोई पदार्थ बन पाता है।
जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये नल है, इससे पानी गिर रहा है। अब यहाँ पर ये पानी आ रहा है, यहाँ पर आपने बीच में उंगली से इसको काटा तो यह धार टूट जाती है नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे बीच में ये उंगली लेके आते हैं तो ये क्या पानी की धार टूट जाएगी? नहीं टूटती है, क्योंकि कुछ ना कुछ आकर्षण बल के कारण जो पानी की धार है या फिर जल के जो कण हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करे रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। इसका क्या मतलब हुआ? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ठोसों में जो गतिज ऊर्जा होती है पदार्थ के कणों के बीच वो कम रहती है, जिस वजह से वो कम गति कर पाते हैं। तभी कोई पदार्थ है वो ठोस कहलाता है, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है और गैप क्या रहता है, कम होता है। द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होता है। वही गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैस में होती है। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, आकर्षण बल ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम, द्रव में ठोस से तो ज़्यादा ही मतलब कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है आकर्षण बल। गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है। ठोस अवस्था में जो गति रहती है वो किस में होती है? सबसे ज़्यादा रहती है गैस में, और सबसे कम किस में होती है? अधिकतम होती है। ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है और न्यूनतम होती है, और ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। ठीक है। अब अगला देखते हैं ठोस। ये हमारे पास एक ठोस पदार्थ है। इसके पार्टिकल को अगर देखते हैं तो देखिए पार्टिकल्स जो हैं इसके काफ़ी पास पास हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल कैसे हैं? पास पास में हैं। दूसरा है द्रव। द्रव के पार्टिकल जो रहते हैं वो थोड़े से दूर हैं, थोड़ा सा दूर हैं, यानी ठोस की अपेक्षा थोड़े से दूर रहते हैं। और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं। ठीक है, काफ़ी दूर रहते हैं। अगला डायग्राम हमारे पास दे रखा है ठोस, द्रव और गैस। इससे भी समझ सकते हैं। देखिए ठोस है वो क्लोजली पैक्ड है, और जो द्रव है वो थोड़ा सा लूज है, और गैस में काफ़ी दूर दूर पार्टिकल रखे हुए हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला कौन सा है? ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? गैसीय अवस्था। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं हैं। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। भाई जो मनुष्य का शरीर है उसमें भी 3 अवस्थाएं हैं। हड्डियां और दांत ठोस अवस्था। हड्डी और दांत किससे बने होते हैं? ठोस होते हैं। ब्लड जो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में है। फेफड़ों में जो हवा है वो गैसियस स्टेट में रहती है, गैस के फॉर्म में रहती है। ठीक है। अब पहला टॉपिक हमारा होने जा रहा है आज का, ठोस अवस्था। एक निश्चित आकार होता है। ठोसों का क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है। दूसरा क्या है? ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ठोस अवस्था में क्या होता है? स्पष्ट सीमाएं होती हैं। अगला है पॉइंट, निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इसका निश्चित या स्थिर आयतन होता है ठोस का। इसकी संपीड़ितता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब ठोस होते हैं, इनको जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता है। ठोसों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण क्या दे रखा है हमको? बल लगाने से
रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। जब हम बल का यूज़ करते हैं तो ठोसों में जो रबड़ का आकार है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। अगर एक रबड़ है, इसको हम खींचते हैं तो ये बढ़ जाती है, और जब छोड़ देते हैं तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाती है। ठीक है। ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा कैसी होती है, न्यूनतम होती है। इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है, जिस वजह से क्या होता है, इनमें एक निश्चित आकार पाया जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा कम है। जो अंदर विद्यमान जो पार्टिकल हैं वो क्या कर गति कम कर पा रहे हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, ये ठोस बना रहता है। ठीक है। अगला, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। शर्करा यानी चीनी, नमक, ये कैसे होते हैं, ठोस पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि जो उनका आकार है, जैसे चीनी का ये दाना है या फिर ये नमक का दाना है, तो ये छोटे छोटे होते हैं जिस वजह से उसका आकार ले लेते हैं, लेकिन नमक का साइज बदलता नहीं है। जो एक दाना है वो उतना का ही रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। हाथ से दबाकर हम स्पंज को क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, यानी दबा सकते हैं। स्पंज क्या होता है, स्पंज होता है जो फोम वगैरह देखे होंगे आपने, सोखता जिसको बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, छेद रहते हैं, जिसको हम किसी लिक्विड पर रख देते हैं तो जो लिक्विड है वो इन्हीं छेदों के माध्यम से क्या कर लेता है, ये सोख लेता है या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन फिर भी यह ठोस है, लेकिन इसको किसके अंतर्गत लेके आएंगे हम, ठोस के अंतर्गत। भले ही हम इसको दबा पा रहे हैं, लेकिन ये है क्या, ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी रहती है, दबाने से ये हवा निकल जाती है, और जो लिक्विड है, जो फैला हुआ पदार्थ है उस पर आप रखते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है दबाने से, और उसी हवा की जगह पर जो पानी है वो सोख लेता है, ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगली स्टेट हमारी है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था को देख लेते हैं। द्रव अवस्था में आ जाएगा हमारे पास पहला, द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है, सभी लोग जानते हैं ये बात। दूसरा क्या है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब द्रव का कोई आकार नहीं होता, जिस भी बर्तन में आप द्रव को रख दोगे उसी का आकार ले लेता है, ये बर्तन का आकार ले लेते हैं। ठीक है। अगला है, द्रव का निश्चित आयतन होता है। अब द्रव का कोई ना कोई आयतन तो निश्चित होगा कि 1 लीटर पानी लिया है, 2 लीटर लिया है या 3 लीटर पानी लिया है, तो जिस वजह से आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। अब द्रवों को कम संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन ठोसों से थोड़ा सा ज़्यादा संपीड़ित करके रख सकते हैं। संपीड़न का मतलब होता है दबा सकते हैं। ठीक है। संपीड़न का मतलब क्या होता है, दबाना। तो ठोसों से इसको थोड़ा सा ज़्यादा दबाया जा सकता है। अगला है हमारे पास, द्रवों के कणों का आकर्षण बल उनका आयतन निश्चित रखता है। द्रव और द्रव, एक द्रव है ये दूसरा द्रव है, उनके बीच में आकर्षण बल जो होता है उनका आयतन निश्चित करता है, जिस वजह से ही क्या होता है, आयतन निश्चित हो पाता है, क्योंकि ये कुछ ना किसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, किसी आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। अगला है, गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विचरण करती हैं। विचरण मतलब पानी में घुल जाती हैं। ठीक है। और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस लेते हैं। जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछलियाँ, ठीक है, और जलीय पौधे, ये जो पानी में घुली ऑक्सीजन है उसी को ग्रहण करते हैं, जिस वजह से पानी में जीवित रह पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं।
अगला क्या है, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। विसरण मतलब जो द्रव है वो जल्दी से घुल पाता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है। क्योंकि ठोस की अवस्था जो द्रव के कण होते हैं उनमें गति ज़्यादा रहती है, ठोस में कणों की गति कम होती है। और गैस में जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिस वजह से गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा गति करते हैं। ठीक है, ये इतना याद रखना है क्योंकि ये लिखने के लिए आएगा। अगला हमारे पास टॉपिक है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था को देख लेते हैं। गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, जिस वजह से संपीड़न अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। अगर गैस एक चाहे आप कंटेनर में यानी एलपीजी का सिलेंडर में भर के रख दो, चाहे पूरे सिलेंडर खोल दो तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। इस वजह से कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिस भी आकार के बर्तन में भरोगे उसी में पूरे के पूरे बर्तन में फैल जाएंगी। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, आयतन भी इनका कोई निश्चित नहीं होता है। गैसों में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। ठीक है, अब अगला है हमारे पास गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। अब किसी कंटेनर में ये गैस भरी है, सिलेंडर में भरी है, तो इसके पार्टिकल इधर भी भागेंगे, इधर भी भागेंगे, इधर भी और ऊपर की तरफ भी भागते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। इसका मतलब हुआ कि जो ये पार्टिकल हैं, इस दीवार के लगे में जो पार्टिकल है जो इस पर जो दबाव लगा रहा है उसी को हम गैस का दबाव कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। अगला टॉपिक हमारा दिया गया है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के फॉर्म में बर्फ बर्फ रहती है, द्रव में पानी रहता है जो हमारा पीने वाला, गैसियस फॉर्म में वाष्प के रूप में रहती है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है। अगर बर्फ है उसको गर्म करोगे तो क्या हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। कोई पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था को दो तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं। पहला है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कर दो जिससे उसकी भौतिक अवस्था बदल जाएगी, यानी बर्फ थी गर्म किया तो गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब अगला दूसरा क्या है, अब तापमान में भी किस तरीके से, पहला है गलनांक। पहला क्या है अपने पास, गलनांक। तापमान पर जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या मतलब हुआ, वायुमंडलीय दाब यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जा रहा है तो वो उसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ़ फ्रिज से बाहर निकालो तो क्या बन जाएगी, सीधे कन्वर्ट होकर द्रव बन जाती है, तो वो उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं, यानी इसका 0.16 है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है।
इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा है, ये लगातार पिघल के कहाँ पे चेंज हो गया, ये जल बन गया। जितना इसका टेम्परेचर होगा उतना ही सेम टेम्परेचर इस वाले लिक्विड का होगा, लेकिन किसकी वजह से ये पिघल रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसको हीट मिल रही है, कहीं ना कहीं से ऊर्जा मिल रही है। तो जो ये हीट मिल रही है जो दिखाई नहीं दे रही, उसी को हम क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये अगला टॉपिक भी हमारा यही है, गलन की गुप्त ऊष्मा। देखते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अभी हमने समझाया, एक ठोस पार्टिकल है यानी बर्फ का टुकड़ा है, पिघल के कहाँ पहुँच गया, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होगा सेम इसका भी टेम्परेचर वही होगा, लेकिन इसको पिघलाने के लिए जो ऊष्मा लगी है जो दिखाई नहीं दे रही है उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है, मतलब जो ठोस है, उससे जो द्रव में बना हुआ है उसमें क्या होगी, अधिक ऊर्जा होगी। क्वथनांक क्या होता है, अगला टॉपिक है हमारा क्वथनांक। क्वथनांक रहेगा वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। जहाँ पर द्रव क्या होगा, अब उबलने लगेगा, उसको हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी है, ये रहा पानी, इसको हम गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर ये उबलना शुरू कर देता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन, यानी कि 373 कहाँ से हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड किया तब आया ये 373 केल्विन। तो अगर सेल्सियस में पूछेगा तो बताओगे 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन बताना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारे पास दे रखा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस पे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये, एक द्रव है, ये रहा हमारे पास द्रव, इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, हमको गैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, गैस में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर सेम इसका भी होगा, लेकिन ये चेंज होने पर जो ऊष्मा लग रही है जो कि दिखाई नहीं दे रही है, गुप्त ऊष्मा है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव से गैस में चेंज हुई, टेम्परेचर सेम रहा, लेकिन चेंज क्यों हुई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऊष्मा लगी होगी, जो ऊष्मा लगी है उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा क्यों कह रहे थे, क्योंकि पदार्थ गल रहा था, ठोस से कहाँ चला जा रहा था, द्रव में, ये वाला इधर ही दिया है, ठोस से द्रव में जा रहा था, तब गलन की गुप्त ऊष्मा। वही सेम तरीके की जो है द्रव से बाष्प में जा रहा है तो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसे कहेंगे। अगला है हमारे पास, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। उबाल रहे हैं आप, तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। या कहने का मतलब ये है कि जो पानी उबल रहा है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस का है, और जो वाष्प बन के जा रही है ऊपर वो भी कितने की है, 100 डिग्री सेल्सियस की ही है। लेकिन जो द्रव है, द्रव को गैस में बदलने के लिए जो ऊष्मा लगी है यहाँ पर, उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अब लेकिन अगर ऊर्जा की बात की जाए तो किस में ऊर्जा अधिक होगी,
क्योंकि अब ये गैसियस स्टेट में आ चुका है। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि गैस में ऊर्जा अधिक होती है, तो पानी से क्या हो जाएगा, जो लिक्विड था उससे गैस की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जिससे अगर पूछा जाए तो वाष्प से जलना अधिक होगा। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प से अधिक जलोगे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से अधिक जलोगे, तो क्या बताएंगे हम, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो हम 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प से आसानी से जल सकते हैं या फिर खतरनाक ज़्यादा रहेगी। ठीक है। अगला है, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। तो ये बताया गया कि आसानी से हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में आसानी से जा सकते हैं। अब देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से हमको द्रव अवस्था में जाना है तो क्या करना होगा, ठोस को हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब हम कहाँ चले जाएंगे, द्रव अवस्था में चले जाएंगे। और द्रव को जब ऊष्मा देंगे तब हम गैस के फॉर्म में चले जाएंगे। अब इसी का उल्टा देखते हैं, गैस से अगर हम शीतलता यानी ऊष्मा निकाल लेते हैं या फिर उसको कूलिंग कर देते हैं यानी ठंडा कर देते हैं, तो वो चेंज हो जाएगी द्रव में। और द्रव को फिर से हम कूल कर देते हैं, शीतल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो वो फिर से आ जाएगी ठोस अवस्था के अंतर्गत। ठीक है। अब अगला टॉपिक दे रखा है हमारा ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे कहाँ चेंज हो जाते हैं, किस अवस्था से किस अवस्था में, ये ठोस है, ठोस से सीधे चेंज हो गया गैस में। ठीक है, गैस में चेंज हो गया, सॉलिड से सीधे गैस में। जब इसको सॉलिड को क्या किया गया, गर्म किया गया, तो बिना लिक्विड बने सीधे गैस में चला गया, तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उदाहरण, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। अमोनियम क्लोराइड लिया या फिर कपूर लिया, उसको चीनी की प्याली में डाला। चीनी की प्याली या कीप को उल्टा करके रखिए, कीप के सिरे पर रुई की डॉट लगा दीजिए। कुल मिला के ये जो प्रैक्टिकल है वो हमें करना है। यहाँ पर रुई की डॉट लगा देते हैं तो पता क्या लगता है कि जो कपूर है वो सारा का सारा गैस के फॉर्म में कहाँ चला जाता है, ऊपर हो जाता है। धीरे धीरे गर्म कीजिए, हम देखेंगे कि कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं। दाब का परिवर्तन, दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम मतलब जब स्टेट चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे हैं, तो उसमें दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाएगी। यानी कि कोई द्रव है, उसको संपीड़ित कर दिया, उसको दबा दिया, दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। अगर हम दबा देते हैं मतलब संपीड़ित करते हैं तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पर और तापमान घटाने पर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। अगर दाब को बढ़ा दिया और तापमान उसका कम कर दिया तो जो हमारा पदार्थ है वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस द्रव में बदल जाएगी। ठीक है। अगला क्या दे रखा है, अगला है ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। जब दाब बढ़ाते हैं तो गैस के कण क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। क्या बोला जाता है, इसी को ड्राई आइस कहा जाता है। को वापस गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। मतलब जो ड्राई आइस है किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, इसको हम फिर से किस में लेके जा रहे हैं, गैस के फॉर्म में लेके जा रहे हैं, सॉलिड से गैस के फॉर्म में लेके जा रहे हैं। बिना द्रव अवस्था में बदले
इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेरिक तक करना होता है। जो इसका दाब है, प्रेशर है, उसको क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, 1 एटीएम तक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कर दो तो ये सीधे किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड से गैस के फॉर्म में चली जाएगी। यही है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ड्राई आइस का काम क्या रहता है, जो शादी वगैरह में जो वो बनता है, धुआं बनता है, आर्टिफिशियल धुआं बनाने का या बादल बनाने का काम आता है, वो इसी का बनाया जाता है, ड्राई आइस का। ठीक है, अगला क्या है, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण किस तरीके से चेंज हो रहे हैं ये देख लेते हैं। पहले क्या दे रखा है कि ठोस है, ठोस से द्रव में जाना है तो क्या करना होगा, हमको संगलन करना होगा। ठोस से द्रव में जाने के लिए क्या करना होगा, संगलक। और क्योंकि कुल मिला के गलन करना होगा, मतलब गलाना पड़ेगा इसको, तो हम ठोस से द्रव में चले जाएंगे। और द्रव से फिर से ठोस आना तो क्या करना होगा, जमाना पड़ेगा। वाष्पीकरण करना है, द्रव से गैस में जाना है तो वाष्पीकरण करना होगा, और गैस से द्रव में जाना है तो संघनन करना होगा। ठोस से सीधे गैस जाना है तो ऊर्ध्वपातन करना होगा। अब गैस से ठोस जाना है तो यहाँ पर गैस से ठोस सीधे जाना होता है तो निक्षेपण आता है, तो क्या करना होगा, हमको निक्षेपण करना रहेगा। यहाँ पर लिख लेना है अपने को, निक्षेपण। गैस से सीधे कहाँ पे जाना रहेगा, ठोस में, तो करना रहेगा हमारा निक्षेपण। इस तरीके से लिखते हैं, निक्षेपण। अगला क्या है, बाष्पीकरण। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्या मतलब हुआ, सतही प्रक्रिया। सतही प्रक्रिया का मतलब है कि जो सतह पर कण हैं सिर्फ वही वाष्पीकृत होंगे, और क्वथनांक से नीचे, यानी अब ऐसा तो नहीं है कि उबलने लगेंगे। जैसा तालाब है, ये रहा तालाब, तालाब में जो सबसे ऊपर के कण हैं वो क्या करते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। अब ये सब तो है नहीं, तालाब उबल रहा है, पानी उबलने लगेगा तालाब का। तो कोई भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कोई सा भी रहे, जो सतह के जो ऊपर के जो पार्टिकल रहते हैं, कण रहते हैं, वो क्या होते रहते हैं, हमेशा वाष्पीकृत होते रहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, वाष्पीकरण ऐसी, ये हम पढ़ चुके हैं, सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण। क्योंकि जो सतह पर जो कण हैं उनको क्या मिल रही है, उनको तापमान मिल रहा है, तापमान में वृद्धि होती है तो कणों में क्या आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो जो सतह के कण हैं उनके पास उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। मतलब क्या हुआ, जो ऊपर वाले कण हैं उनके पास गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, नीचे वाले से उनको कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाले वो गति करने लगे हैं। ये यहाँ पढ़े के पढ़े हैं, क्योंकि इनको अभी हीट मिल नहीं पाई है, तापमान मिल नहीं पाया है। लेकिन ऊपर वाले क्या करने लगेंगे, गतिज ऊर्जा मिल गई इनको, ये भी इधर उधर भागना शुरू करेंगे, और जैसे भागेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, वाष्प में चेंज हो जाएंगे। अगला है हमारे पास वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। पहला है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तालाब है, अगर जो चौड़ा तालाब है तो उसमें जो सतही प्रक्रिया क्या है, सतह ज़्यादा होगी। सतह ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तापमान में वृद्धि, अगर तापमान बढ़ा दिया तो भी जो वाष्पीकरण की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उतनी ही तेज़ी से गतिज ऊर्जा मिल जाएगी कणों को, और गति करेंगे, गति करते ही किस में चेंज होंगे, वाष्प में बदल जाएंगे। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता का मतलब होता है एक तरीके का मॉइस्चर, यानी जो हवा है, एयर है, ठीक है, एयर में क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब
हवा में पानी विद्यमान है। अब पानी विद्यमान है तो जिससे क्या होगा कि वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब हवा अगर तेज़ी से चलेगी तो वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। अगर हवा तेज़ चलेगी तो वाष्पीकरण कैसा होगा, जल्दी जल्दी होगा। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कपड़े हैं, जब तेज़ हवा चलती है तो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। ये कपड़े फैले हुए हैं अपने, ठीक है। तो अगर हवा तेज़ चल रही है तो जल्दी जल्दी से कपड़े सूखने लगते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि जो वाष्पीकरण की दर है वो हवा पर डिपेंड कर रही है, यानी हवा तेज तो वाष्पीकरण तेज। वाष्पीकरण से शीतलता होती है, मतलब क्या हुआ कि वाष्पीकरण जितना ज़्यादा होगा उससे ठंडक भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो उनको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे वहाँ का जो वातावरण है या एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे जो नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कैसे हो जाते हैं, ठंडक महसूस करते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। उदाहरण, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। अब एसीटोन क्या होता है, एसीटोन एक तरीके का पदार्थ होता है जिसको अगर हम हाथ पर रखते हैं, हाथ पर रखते ही ये क्या करने लगता है, हमारे हाथ से जो ऊष्मा है उसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे जो हाथ जिस जिस पर रखा गया है, जिस हाथ पर रखा गया है तो वहाँ पर उस पे ठंडक महसूस होने लगती है, क्योंकि जो हाथ में जो गर्मी थी वो कहाँ चली गई, सब की सब एसीटोन में चली गई, जिस वजह से ठंडक महसूस होता है। अगला है, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं, पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। मतलब क्या हुआ कि सूती कपड़े पहने, पसीना निकला तो सूती कपड़ों ने पसीने को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और अब जो कपड़े में जो पसीना फंसा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे से वाष्पीकृत होगा, जिससे क्या लगेगा तुमको, ठंडक महसूस होगी। गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों में से ऊर्जा गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। अक्सर देखते होंगे आप, गर्मी में लोग हैं वो छत पर या फिर बाहर पानी छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पानी छिड़कने से उस एरिया का टेम्परेचर, जो गर्मी है वो क्या हो जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है। जो गर्मी है वो पानी को वाष्पीकृत करने में लग जाती है और वाष्पीकरण से क्या होता है, उस जगह का तापमान ठंडा हो जाता है। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होते हैं। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर देख लेते हैं और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करके लिख के लेके आएंगे, ठीक है। लिखने हैं आपको प्रॉपर तरीके से, जितना आप लिखेंगे लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम बताइए। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी अभी तक, कौन कौन सी, ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठोस या द्रव में से किसका घनत्व अधिक होता है, स्पष्ट कीजिए। अब घनत्व किसका अधिक होगा, ठोस का या द्रव का। वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है, ठोस का या द्रव का, तो द्रव का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका डेंसिटी क्या होगा, कम, क्योंकि ये कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ठोस का जो आयतन है वो कम होता है, जिस वजह से ठोस का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा।
तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सॉलिड। बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ कितने पर गलती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू कर देती है, उबलना शुरू करती है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। गलनांक बताना अपने को, कितने पर गलना शुरू कर देती है, तो ये 273, 0 डिग्री सेल्सियस, 273। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन इकाई में तापमान बताइए। तो 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बताना है तो क्या करेंगे, 273 ऐड करते ही ये किस में चला जाएगा, केल्विन में। तो ऐड कर दो, 8 और 3 1, 8 3 11 हुआ, 1 1 कैरी, 7 7 14 और 15, 2 और 3 1, इतना केल्विन हो जाएगा। हमेशा ही केल्विन में जो वैल्यू रहती है वो थोड़ी बड़ी रहती है, सेल्सियस में कम रहती है, क्योंकि 273 ऐड करते हैं। गैस दबाव क्यों डालती हैं? क्योंकि उसके भी उनके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है और वो जिस भी कंटेनर में होते हैं उधर दबाव डालते हैं। गैसों को कैसे द्रवित किया जा सकता है? द्रवित करने के लिए तापमान को क्या करना होता है, कम करना होता है, और प्रेशर को बढ़ाना होता है। टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे तो गैसों को द्रवित किया जा सकता है। ये रही हमारी आज की क्वेश्चन बैंक। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आने हैं, यानी लिख के लेके आने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप 4 से 5 लाइन लिखेंगे। 2 मार्क्स के लिए आप लिखेंगे 4 से 5 लाइन। यहाँ पे देख लेते हैं, 4 से 5 या 3 से 4 लाइन लिखो इसके लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स के हैं तो इसके लिए आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। और 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप 6 से 7 लाइनें लिखेंगे, और फिर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया उससे, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आज का लेक्चर अगर आपको बढ़िया लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।